जब ये कहा जाता था कि अगर आपको अपना घर खरीदना है तो उसकी प्लानिंग सेटल होने के बाद शुरू करनी होगी। आज बहुत सारे युवा हैं जो सेटल होने से पहले ही प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। आज बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम जितनी जल्दी घर खरीदते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फिर उस घर को इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदें या खुद के रहने के पर्पस से। हमेशा के लिए किराए के घर पर रहने से अच्छा है कि आप अपनी थोड़ी प्लानिंग से एक फ्लैट खरीद लें जो कि आपका अपना घर होगा। आज के इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट फ्लैट के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि आपको अपना फर्स्ट फ्लैट खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आपको अपना फर्स्ट फ्लैट खरीदने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, डाउन पेमेंट भरने के लिए फाइनेंशियली डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इस सपने को पूरा करने का पहला कदम है। जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो आपको शुरुआत में कम से कम फ्लैट के टोटल प्राइस का 10% से 25% बिल्डर या ओनर जिससे फ्लैट खरीद रहे हैं उसे देने होते हैं। इसे ही डाउन पेमेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 2 BHK अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं और उसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है तो डाउन पेमेंट 6 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच होगा। आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट दे देंगे उतना कम इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ेगा। तो अपने डाउन पेमेंट फंड का निर्माण करने के लिए खर्चों में कटौती शुरू करें, व्यर्थ खर्चों से बचें, अपने डेट्स को साफ रखें और अपने इनकम पूल को बढ़ाने का प्रयास करें। दूसरी बात, अपने बजट के अंदर खर्च करें। देखें कि आपका ज़्यादातर मंथली इनकम कहाँ खर्च होता है। किराए पर, किराने का सामान, बाहर खाने, खरीदारी, मनोरंजन, इसका विश्लेषण शुरू करें। अपने खर्चों को कैटेगरी में बांटें और सोचें कि आप अपना पैसा कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं और फिर एक बजट बनाएं। इस डिजिटल युग में आपको कुछ भी मैनुअल रूप से नहीं करना होगा। बजट बनाने में आपकी मदद के लिए कई सारे एप्लीकेशंस हैं। इससे आपको फिजूल खर्चों में कटौती करने और अपने डाउन पेमेंट के लिए रुपए बचाने में मदद मिल सकती है। आपको अपने लाइफस्टाइल में खर्चों में पूरी तरह से कटौती नहीं करनी है, बस उन्हें ट्रिम करना होगा। उदाहरण के लिए अगर आप वर्तमान में महीने में 10 बार बाहर खाना खाते हैं तो इसे घटाकर 5 या 6 कर दें और कुछ पैसे बचाएं। इसी तरह घर पर खाना पकाने के लिए ब्रांडेड किराने का सामान खरीदने के बजाय हाउस ब्रांड जैसे लोकल ब्रांड का इस्तेमाल करें जो क्वालिटी में भी अच्छा हो और सस्ता हो। इसके अलावा महंगे जिम सब्सक्रिप्शन की जगह घर पर ही एक्सरसाइज करें। सार्वजनिक वाहन या साइकिल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तीसरी बात, ड्रीम होम के लिए रिसर्च शुरू करें। हम सभी किसी घर का मालिक होने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या आपने डिटेल्स निकाले हैं कि आपको कैसा घर चाहिए? आप कैसा घर खरीदना चाहते हैं, एक अपार्टमेंट या एक इंडिपेंडेंट हाउस? आप कितने बेडरूम चाहते हैं? कार पार्किंग, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस के लिए आप कितना पे करने के लिए तैयार हैं? आपका घर कहाँ, किस एरिया में होगा, शहर के अंदर या बाहरी इलाके में? जब आप एक घर खरीदते हैं, फिर चाहे वो एक फ्लैट हो या इंडिपेंडेंट हाउस, दोनों में ही कितना खर्च आएगा ये इन सभी बातों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप शहर के थोड़ा घर बाहर लेते हैं तो वह शहर के अंदर के फ्लैट के मुकाबले सस्ता होगा। जब तक आप ये तय नहीं करते कि आपको कैसा और कहाँ फ्लैट चाहिए, तब तक आप बजट प्लान भी नहीं बना सकते। इसके अलावा एक और दिक्कत आती है, अगर आप बिना अच्छे से रिसर्च की फ्लैट लेते हैं तो वो कई बार आप अफोर्ड नहीं कर पाते और EMI चुकाने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए अपने ड्रीम फ्लैट की रिसर्च शुरू कर दें। चौथी बात, सिर्फ सेव्स नहीं करें, इन्वेस्ट भी करें। अगर आप सोचते हैं कि सेविंग्स के लिए सिर्फ रुपए की बचत करके उसे किसी सेविंग अकाउंट में डाल देने से आप एक अच्छा अमाउंट कम टाइम में ही जमा कर लेंगे तो आप गलत सोचते हैं। सेविंग अकाउंट में अपनी एक्स्ट्रा इनकम को अलग रखने से आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिल सकते हैं। इसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। एक बचत खाता आपको ज्यादा से ज्यादा 4% पर एनम का रिटर्न दे सकता है। एक FD खाता आपको 6% to 8% पर एनम की रिटर्न दे पाएगा। इसके अलावा RD खाता आपको 7 to 8% पर एनम का रिटर्न दे सकता है। इससे ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप कुछ कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहां कम से कम 10% से 15% तक का रिटर्न आपको मिल पाएगा। FD और RD बिना रिस्क वाले होते हैं, यानी वे बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन हाँ,
म्यूचुअल फंड जोखिम भरा होता है और बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि आप कल एक घर खरीदने के लिए बचत कर रहे हैं। महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसी घर को खरीदने में ज्यादा खर्च करना होगा, तो ज्यादा जोखिम मतलब ज्यादा इनाम। इसलिए आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें करें। 5वीं बात, EMI के लिए अलग से सेविंग्स करें। होम लोन के बिना घर खरीदना आज नामुमकिन सा लगता है और होम लोन भी सस्ते नहीं आते। आपको हर महीने EMI का भुगतान करना होगा और अभी आप जो किराया दे रहे हैं ये उससे ज्यादा हो सकता है। इसीलिए ये देखें कि आपको अपने फ्यूचर होम के लिए जो EMI लेना है उसके लिए अभी से हर महीने कितना अलग से बचाने की जरूरत है। इसके बाद अपने EMI के लिए रुपए बचाना शुरू करें, ताकि जब असल में आपको EMI भरना पड़े तो आपको ये बोझ जैसा न लगे। 6वीं बात, दूसरे खर्चों के लिए भी तैयार रहें। डाउन पेमेंट के अलावा भी कई तरह के खर्चे होते हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, जैसे स्टैंप ड्यूटी के खर्चे जो कि प्रॉपर्टी की टोटल कॉस्ट का 5% से 7% तक हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो कम से कम 1% होता है, टाइटल डीड चार्जेस जो कि लोन का 0.1% होता है, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर सप्लाई, ब्रोकरेज फीस, लीगल फीस, होम इंश्योरेंस और इसके अलावा भी कई तरह के खर्चे होते हैं जिसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। इन सभी खर्चों के लिए सेविंग बहुत जरूरी है। 7वीं बात, अपना क्रेडिट स्कोर सुधारें। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर जो कि 750 से ऊपर होता है न केवल आपको होम लोन के लिए एलिजिबल बनाता है, बल्कि इससे आप कम ब्याज दरों के लिए अपनी डिमांड भी रख सकते हैं। आप जितने लंबे टाइम के लिए होम लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है और ये कई बार आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर आप 30 साल के लिए 60 लाख रुपए 8.7% के एनुअल इंटरेस्ट से लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट चार्जेस के रूप में 1,09,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा जो कि लगभग 10.5% होगा और तब आपको 30 साल में कुल 1,97,000 रुपए का ब्याज देना होगा। इसलिए अगर आप अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाते हैं तो आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा। अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल टाइम पर पे करें। अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट के 30% से ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें। 8वीं बात, होम लोन को कंपेयर करें। आपको किस तरह का फ्लैट चाहिए इस पर तो आपको रिसर्च करना ही है, साथ ही आपको अलग अलग लोन कंपनी और बैंक के लोन को भी कंपेयर करना है। ज्यादातर फ्लोटिंग रेट 8% से शुरू होती है और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 9% से शुरू होती है। इसके अलावा दूसरे पहलुओं जैसे प्रोसेसिंग फीस जो कि लोन राशि का 0.25% से 1% होता है, प्री क्लोजर चार्ज जो कि फिक्स रेट लोन पर 5% तक होता है और देर से भुगतान शुल्क को भी कंपेयर करें। इन सभी चीज़ों को कंपेयर करके फैसला करें कि आपको किस बैंक या किस कंपनी से लोन लेना है। 9वीं बात, रीसेल प्रॉपर्टी ढूंढें। जब आप रिसर्च कर रहे होंगे अपने फर्स्ट फ्लैट के लिए तो हो सकता है आपके पास बजट का अभाव हो, जिस वजह से आप ज़्यादा महंगा फ्लैट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके पास एक और ऑप्शन बचता है और वो है रीसेल प्रॉपर्टी ढूंढने का। आप ऐसे फ्लैट ढूंढें जो न्यूली मेड ना हो, बल्कि जिसे कोई ओनर बेच रहा हो कम प्राइस पर। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो अपने फ्लैट को बेचते हैं कम रुपयों में, क्योंकि या तो उनको रुपए की अर्जेंट ज़रूरत होती है या फिर वो कहीं और शिफ्ट हो रहे होते हैं। ऐसे यूज्ड फ्लैट आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर मिल जाता है। 10वीं बात, टैक्स बेनिफिट लें। जब आप फ्लैट खरीद लेते हैं तो आप होम लोन के रीपेमेंट्स में टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत आप अपने होम लोन पर दिए गए ब्याज पर हर फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं और धारा 80C के तहत आप हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। इसका फायदा हर उस इंसान को लेना चाहिए जिसने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया है। घर खरीदना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आज कोई नई स्कीम आई है तो उसका फायदा उठाना भी जरूरी है। हाँ,
फ्यूचर में आपकी इनकम में वृद्धि होगी, लेकिन तब आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। इसलिए नए नए स्कीम से अपडेटेड रहें और अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करना सीखें। आपको इसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन जब आप अपना घर ले लेंगे तो आपको सेक्रीफाइसेस से खुशी होगी। Any property related help, please contact us. Thank you.